हेलो एवरीवन, और क्या हालचाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नमपाई। अब अगर आप करियर बनाना चाहते हैं डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग जैसी फील्ड्स में, तो नमपाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बिना नमपाई के इन सभी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाओगे। तो नमपाई बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स के लिए। अब इस वाले लेक्चर में आपको नमपाई फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगी। क्या होता है नमपाई, कैसे इसके सिंटेक्स बनाने हैं, कैसे इसका सूडो कोड बनेगा, कैसे कोड बैकएंड में काम होगा, विद डायग्राम्स, विद रियल लाइफ एग्जांपल, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगी और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। और एंड में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है हमने जो भी सीखा है नमपाई में। तो एंड तक के देखना ये वाला लेक्चर, स्किप बिल्कुल मत करना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वाले लेक्चर में, और वो भी बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में। तो ये वाला लेक्चर सभी के लिए, आप भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जाना चाहो या फिर डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहो। तो अब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की सीरीज चल रही है, उसको आपने बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आप इसे सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए नमपाई का लेक्चर लेके आऊंगी। अब नमपाई वाले लेक्चर को आप और ज़्यादा सपोर्ट दिखाएगा ताकि बाकी लाइब्रेरीज के भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसी चैनल पर फ्री में आपको सीखने को मिल जाए विथ प्रोजेक्ट्स। तो अब इस वाले लेक्चर का टारगेट है 2 के सब्सक्राइबर्स, तो वो आप जल्दी से करा दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लाइब्रेरी के भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि अच्छा आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और भी ज़्यादा नए लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ, वो भी जल्द से जल्द। तो सपोर्ट दिखाना इस वाले लेक्चर को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब हमारे नमपाई के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम नमपाई के लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नमपाई का, कि नमपाई होता क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों यूज किया जाता है, ताकि आपको समझ आ सके कहाँ कहाँ पर यूज करना है नमपाई को। ओके, तो अब देखिए नमपाई का डेफिनेशन अगर मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। अब देखिए नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर से कुछ रिलेटेड है। जी हाँ, अगर आपको हैंडल करना है लार्ज नंबर्स को, ठीक है, तो आप नमपाई का यूज करो। अगर आपको लार्ज डाटा सेट्स का यूज करना है, मतलब जो डाटा है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का है, तो आप नमपाई का यूज कीजिए क्योंकि ये बहुत इफिशिएंट होता है इसीलिए। और या फिर आपको कोई एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कोई लार्ज डाटा सेट्स पे, तो आप नमपाई का यूज कीजिए। ओके, अब देखिए नमपाई यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये देख लेते हैं एक बार हम। नमपाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जहां पर यूज किया जाता है वो है एआई पे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा नमपाई का यूज किया जाता है। बिना नमपाई के आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते हो। ओके, सेकेंड मशीन लर्निंग पे, क्योंकि यहाँ पर भी डाटा होता है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का। थर्ड थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डाटा साइंस। ऑब्वियसली यहाँ तो काम ही डाटा का है। अब डाटा से आप ये मत सोचना हाँ कि डाटा हमेशा न्यूमेरिकल टाइप का ही होगा। हाँ, नमपाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ही ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स टाइप का ही डाटा हो सकता है। अब डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, भले इमेजेस टाइप का भी हो सकता है, वीडियोस टाइप का भी हो सकता है, सिग्नल्स टाइप का भी हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डाटा। बस डाटा लार्ज अमाउंट का होगा और आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने होंगे या कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, तब आप नमपाई का यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि नमपाई कहाँ पर यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे जिसने भी पाइथन का मेरा कोर्स फॉलो कर रखा है कि यहाँ पर अगर आपको डाटा को हैंडल करना है तो आप लिस्ट का भी तो यूज कर सकते हो। हाँ, हमने यही सीखा था ना। मैंने आपको पाइथन के कोर्स में क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था पाइथन के कोर्स में कि अगर आपको कोई भी बड़ा टाइप का डाटा चाहिए तो आप लिस्ट को यूज करो। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को क्रिएट कर लो। अगर आपको नंबर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो इस टाइप से कॉमा लगा लगा के आप स्टोर कर सकते हो डाटा, ठीक है, इस टाइप से। और फिर आप इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो फिर आपको नमपाई की यूज क्यों है जब लिस्ट ये काम कर रहा है? तो हाँ बिल्कुल, लिस्ट ये सेम काम कर देगा, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब भी डाटा बड़े अमाउंट का होगा, लार्ज अमाउंट का होगा, तब लिस्ट हैंडल नहीं कर पाएगी उस चीज को। जी हाँ, लिस्ट थोड़े बड़े अमाउंट का डाटा हैंडल कर लेता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लूप यूज करना पड़ता है, और जब लूप यूज करते हो ना आप तो बहुत स्लो हो जाता है। एक तो टाइम ज्यादा लेगा ये, ठीक है, दूसरा जगह भी बहुत ज्यादा लेगा क्योंकि आइटरेशन परफॉर्म होंगी लिस्ट में, इसीलिए। और थर्ड एक और भी चीज है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इसके लिए एक बार मैं आपको कोड से बता देती हूँ। अब कोड से ना आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि इतना लंबा कोड है, इतना टफ है, कैसे समझ आएगा। डोंट वरी, आपको एक एक डॉट का मतलब तक बताऊंगी कि क्या होता है, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगी क्यों हम लिख रहे हैं। अभी फिलहाल बस आप ये कोड इसलिए देख लो कि हम नमपाई का यूज क्यों करते हैं, बस क्यों के लिए आपको ये कोड बनवा रही हूँ। बाकी सब चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी आगे, ठीक है। अब देखो, अभी मैं फिलहाल आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि लिस्ट क्यों हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपको नहीं पता है लिस्ट क्या होती है, मैं यही बोलूंगी मेरा वाला ट्यूटोरियल आप देख लो एक बार पाइथन का,
इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोडेड है, जैसा आपको सही लगे वैसा देख लो। पाइथन का इंग्लिश वाला कोर्स पूरा हो चुका है ऑलरेडी हमारा, उसकी लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें लिस्ट का ट्यूटोरियल है। सेकंड AIML ऑटोमेशन वाला जो हमारी सीरीज अभी फिलहाल चल रही है, उसमें भी लिस्ट का ट्यूटोरियल अपलोडेड है जो कि हिंदी में है। जो आपको सही लगे वो देख लेना। अगर ट्यूटोरियल ढूंढने में दिक्कत आए तो कमेंट्स में बता देना, लिंक वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। बिना लिस्ट के आप ये numpy नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं होगा, इसीलिए बोल रही हूँ पहले लिस्ट वाला देखना, उसके बाद ये देखना। तो आई होप आपने अभी तक लिस्ट का देख लिया होगा ट्यूटोरियल। तो मैं आपको आगे बताती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, फिर से बोल रही हूँ, कोड की टेंशन मत लेना, वो आगे आपको समझा दूंगी। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स का। जी हाँ, एग्जाम्पल है जैसे कि इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, करेक्ट, उसमें कितनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कितनी सारी सिटीज हैं और उसमें कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर मिलियंस में डाटा हो सकता है या फिर बिलियंस में डाटा हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप लिस्ट यूज करते हो तो कैसे कोड लगेगा, और अगर numpy यूज करते हैं तो कैसे कोड लगेगा, वो हम देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपको लिस्ट यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो लिस्ट हम कैसे यूज करते हैं, सिंपल। अगर आपको लिस्ट में कोई सा भी डाटा को स्टोर करना है तो एक वेरिएबल बना लो, मतलब एक लिस्ट क्रिएट कर लो, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मैं भी फिलहाल फॉर एग्जांपल ऐसे ही डाटा स्टोर कर रही हूँ, करेक्ट, ठीक है, ये हमने डाटा स्टोर कर दिया है। ओके, अब इसके बाद अगर हमको इस पे ऑपरेशन लगाना है या कोई सा भी ऑपरेशन लगाना है, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं इसमें से फाइंड आउट करो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने चिल्ड्रन है, कितने एज वाले हैं, ये सारे ऑपरेशंस लगाने हैं। लूप लगाना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार हम लूप लगा के देखते हैं इसमें कैसे लूप लगेगा। देखो, फिलहाल टोटल की वैल्यू में 0 दे रही हूँ। ओके, ये सब की टेंशन मत लेना, बहुत इजी सा कोड है, हमने पाइथन वाले कोर्स में सब सीख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ मैं। अब ये जो पॉप वाला वेरिएबल है ना, ये भी हमने लूप्स में पढ़ लिया था, फिर भी बता रही हूँ अगर आपको नहीं पता लूप कैसे काम करता है। तो वेरिएबल है जो कि आइटरेशन के लिए काम करेगा पॉप, और हर आइटरेशन के बाद इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल टोटल की मैं वैल्यू दे रही हूँ इक्वल्स टू टोटल प्लस पॉप। हर एक बार ये आइटरेट होते जाए और ऐड होते जाए टोटल में। ठीक है, इसका काम बस इतना सा है कि जितना भी लिस्ट में लिखा है ना, इन सबको ऐड करके बता दे कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। हम बहुत इजी से एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, बस इसीलिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना एवरेज फाइंड आउट करना है, पहले तो टोटल करना है, उसके बाद एवरेज पॉपुलेशन निकालनी है कि इंडिया की क्या होगी सभी स्टेट्स को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एवरेज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐड करवा ही दिया हमने टोटल में। ठीक है, टोटल प्लस पॉप का काम ही होगा सबको ऐड कर देना। यहाँ से आइटरेशन काम करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर जाएगा, सबको ऐड करेगा, उसके बाद फाइनल आंसर इस टोटल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल में से एवरेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एलियन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एलियन का काम क्या होगा, बस ये फाइंड आउट करना कि कितने स्टेट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कितना डाटा है वहां पर, बस इतना सा काम है इसका। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, वो प्रिंट तो हो ही जाएगा, ये एवरेज प्रिंट करके बता देगा। पहले सबको ऐड कर देगा और फिर 5 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि 5 ही है ना यहाँ पे डाटा, इसीलिए। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि लूप कैसे यूज किया जाता है, लिस्ट कैसे यूज की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ numpy कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्ट numpy एज NP लिखा है, डोंट वरी, इसको अभी समझने की कोशिश मत करो, हर एक चीज समझाऊंगी, अभी बस ये देख लो कैसे कोड लिखना है। ठीक है, इसमें कोड का मतलब समझने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो सब आपको समझा दूंगी मैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर देंगे, फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पॉपुलेशन numpy दे रही हूँ ताकि बस आपको समझ आ जाए कि अच्छा numpy वाला है। ओके, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद अगर मेरे को इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें numpy का एरे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया जहाँ पर स्टोर होगा numpy का एरे, पर बनाना तो पड़ेगा ना, तो numpy का एरे क्रिएट करने के लिए np एरे, और इसको स्टोर कर लेते हैं हम पेरेंथेसिस में। ये सब समझा दूंगी, अभी फिलहाल बस ये देख लो। ठीक है, उसके बाद हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, एवरेज लिख दो आप, np डॉट मीन पॉपुलेशन नम एरे। ओके, ये जो मीन होता है ना, ये क्या है, बिल्ड इन है ऑलरेडी इसमें, हमें इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए हमको लूप नहीं यूज करना पड़ रहा है। जो लूप काम कर रहा है ना, वही ये मीन कर देगा, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। देखो, हमें कोड ही नहीं लिखना पड़ा लूप का, और लूप में क्या हो रहा है, बार बार आइटरेशन काम कर रहा है, उसके साथ साथ एक वेरिएबल भी जो बार बार स्टोर करेगा, ये वाला। तो ये तो जगह भी ज्यादा ले रहा है, मेमोरी भी ज्यादा लेगा, इतनी बार आइटरेशन काम करेगा, टाइम भी ज्यादा लेगा, करेक्ट, और ज्यादा बड़ा अमाउंट का डाटा है। अभी तो फिलहाल सिर्फ 5 ही है, अगर 1 मिलियन मैंने डाटा लिख दिया तो फिर, बट देखो यहाँ पर लूप की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो जगह भी कम ले रहा है, टाइम भी कम लेगा। ठीक है, और लूप की यूज नहीं करना पड़ रहा है, तो एक ही बार में जो मीन वाला होगा ना,
ये पूरा एवरेज फाइंड आउट करके दे देगा इसका। भले यहाँ पे मिलियंस ऑफ डाटा भी होगा ना, वो भी एक ही बार में एवरेज फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, एलियन और इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया क्यों ये आसान है। एक बार इसको कॉमेंट आउट करके ये वाला कोड चला के देखते हैं, फिर ये वाला चलाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 4196। ठीक है, अब हम ना इसको एक बार कॉमेंट आउट कर देते हैं और ये वाला कोड चला के देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है क्या। देखिए 419.6 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम नंपाई को यूज करते हैं और क्यों ये ज्यादा एफिशिएंट और बेटर है। तो चलिए एक बार ना हम डिफरेंस देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या होती है, नंपाई एरे में क्या होती है। डिफरेंस वैसे हम देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें लिस्ट यूज करनी है, कहाँ पर नंपाई एरे। ये मैं सोचना है कि लिस्ट का कोई काम नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिस्ट भी, और दोनों के प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हम दोनों देखेंगे कि क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है दोनों के। तो अब देखो यहाँ से एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। सबसे पहले लिस्ट का देखते हैं। अब लिस्ट कहाँ पर यूज की जाती है, जहां पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है ना, हाँ जहां पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है वहां पर आप लिस्ट यूज करो। नंपाई एरे यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है, नंपाई एरे कहाँ पर यूज करना है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तब आपको नंपाई एरे यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग है कि इसका लिस्ट का एक प्लस पॉइंट है और इसका नेगेटिव पॉइंट है। देखो पहला वाला तो हमने प्लस पॉइंट देख लिया दोनों का ही, हाँ एक लिस्ट का प्लस पॉइंट है बट नंपाई एरे का नेगेटिव पॉइंट है। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको मिक्स टाइप का, हाँ मिक्स टाइप का डाटा अगर आपको यूज करना है ना, तो लिस्ट हैंडल बहुत अच्छे से कर लेती है। अब मिक्स टाइप का डाटा क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको डाटा रखना है इंट टाइप का भी प्लस स्ट्रिंग टाइप का भी, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इंट मतलब हो गया 7, ये इंटीजर टाइप का डाटा हो गया। अब स्ट्रिंग टाइप का डाटा क्या हो गया, प्रियांशी स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स मौजूद है। अब अगर इन दोनों को आपको लिस्ट में स्टोर करना है एक साथ, लिस्ट ऑब्वियसली हैंडल कर लेगी, उसको स्टोर भी कर लेगी, एरर नहीं बताएगी। यही अगर आपने एरे में करा ना, मतलब नंपाई एरे में अगर आपने मिक्स टाइप का डाटा स्टोर करा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। इसलिए एरर तो नहीं बताएगा बट थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। वो मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। बट ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। मैं बस नॉट लिख देती हूँ यहाँ पर। इसका मतलब है कि मिक्स टाइप का डाटा ये हैंडल नहीं कर पाता है सही से। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं लिस्ट का, जो कि है इसका नेगेटिव पॉइंट लिस्ट का, बट एरे का है नंपाई एरे का पॉजिटिव पॉइंट, जो कि है अगर आपको हैवी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, हैवी मैथ्स अगर परफॉर्म करना है तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको यही चीज यहाँ पर नंपाई एरे में करनी है तो ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। ये है इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। अब एक दो और पॉजिटिव पॉइंट्स है नंपाई एरे के, वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। जी हाँ, ये फास्ट है, बट वही अगर आप बात करो ना लिस्ट की तो फास्टर कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया नंपाई एरे का एक और। अब जो सेकेंड प्लस पॉइंट है वो क्या है, ह्यूज डाटा को हैंडल कर लेगा, ह्यूज डाटा को हैंडल कर लेगा। कहाँ कहाँ पर, एआई में भी हैंडल कर लेगा, एमएल में भी हैंडल कर लेगा, डाटा साइंस में भी हैंडल कर लेगा। और ये डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि नंबर ही टाइप का होना चाहिए। करेक्ट, भले इमेजेस टाइप का भी डाटा है ना तो वो भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर लिस्ट को यूज करना है, कहाँ पर नंपाई एरे को यूज करना है। जब भी स्मॉल टाइप का डाटा है तो फिर लिस्ट को ही यूज करो, नंपाई एरे को यूज करने की जरूरत नहीं है अगर हैवी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है तो। अगर है तो फिर आप नंपाई को ही यूज करो, एरे को ही यूज करो। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीजें। तो चलिए अब हम हमारे नंपाई के लेक्चर में आगे बढ़े, उससे पहले मैं एक बार आपको बता देती कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है इन सभी चीजों का, नंपाई का कैसे इंस्टॉलेशन करना है। अब अगर आपको विजुअल स्टूडियो नहीं पता ना कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है, ये सभी मैंने दोनों पाइथन के कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है। AIML ऑटोमेशन वाली सीरीज के भी फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, और पाइथन के भी फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा वेरिएबल्स डाटा टाइप्स में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, वहां देख लेना। नंपाई का इंस्टॉलेशन मैं भी बता देती हूँ। देखो बस ऐसे ड्रैग करके आप टर्मिनल ओपन कर लो। ठीक है, ऐसे ड्रैग करके टर्मिनल आपने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर लिखो पिप इंस्टॉल नंपाई। अब ये जो पिप है वो अगर आपका पिप 3 है तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। मेरे इसमें ये है तो इसलिए मैं यही लिख रही हूँ नंपाई। ठीक है, एंटर। मेरे इसमें ऑलरेडी है तो वो कुछ बताएगा नहीं। देखिए बस ये लिखा हुआ रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब है मेरे लैपटॉप में। ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ऐसे करके आप कमांड लिखना, एंटर प्रेस करना, ऑलरेडी वो इंस्टॉल कर देगा। अब एक बार जब इंस्टॉल हो गया नंपाई, ठीक है, उसके बाद आपको इंपोर्ट भी तो करना होगा। बिना इंपोर्ट के आप ऐसे कोड नहीं लिख सकते हो। इंपोर्ट कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। इंपोर्ट लिखो, उसके बाद
numpy लिखो एज np, numpy का शॉर्ट फॉर्म है np, ठीक है। अब जहां जहां पर भी हम इसे यूज करेंगे ना एरेज को, वहां पर np डॉट ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। अब ना एक बार हम लिस्ट और numpy का थोड़ा सा बेसिक कोड देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, ताकि आपका बेस क्लियर रहे। फिर हम आगे बढ़ेंगे numpy के एरे में, ठीक है। तो देखिए लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, वैसे पहले भी बता दी थी, फिर से बता रही हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, वहां पर लिस्ट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आप डाटा स्टोर कर लो, 2 3 4 5 6, ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। इसको प्रिंट करा दो, सिंपल, बस प्रिंट में जहां पर भी आपकी लिस्ट स्टोर है उसका नाम लिख दो। हमारी लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, लिस्ट डाटा में स्टोर है। देखिए बिल्कुल सही सी लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हमने लिस्ट तो क्रिएट कर ली है। अब एक बार ना हम numpy एरे को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे numpy एरे को, ऑब्वियसली एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, जैसे हमने लिस्ट की वेरिएबल क्रिएट करा था। एरे डाटा मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर सिंटेक्स इसका देखना, जब भी आपको numpy एरे क्रिएट करना है सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ, जो कि हमने बना लिया। अब जो हमारा numpy एरे होगा ना वो इसमें स्टोर होगा। उसके बाद सिंटेक्स देखो कैसे होगा। अपन ने क्या लिखा है, numpy एज np, इसका मतलब पता है क्या होता है, जहां पर भी आपको numpy लिखना है वहां पर आपको पूरा numpy लिखने की जरूरत नहीं, np लिख दो, वो सेम काम करेगा, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ बस कि इसका मतलब क्या है। np अपन ने लिख दिया, इसका मतलब है numpy अपन ने लिख दिया। numpy डॉट एरे, डॉट लगाना होगा, उसके बाद आपको एरे लिखना होगा। ऐसे करके हमारा numpy का एरे क्रिएट होता है। अब numpy का एरे क्रिएट हमारा पेरेंथेसिस के अंदर होता है और एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट होता है, मतलब लिस्ट जैसे ही आप समझ लीजिए इसको, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट भी लगेगा इसके बाद। अब डाटा आप कुछ भी दे दो जो आप देना चाहो। तो ये हमारा numpy एरे क्रिएट हो गया। अब अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है, सिंपल जैसे हम लिखते हैं वेरिएबल को प्रिंट कराने का, प्रिंट लिखो, उसके बाद सीधे हमारा numpy का एरे का नाम लिख दो। देखिए बिल्कुल सही है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखना लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। numpy एरे थोड़ा अलग तरीके से क्रिएट होगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो हमारी लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो रही है और कॉमा लगा लगा के हो रही है। और numpy एरे कैसे क्रिएट हो रहा है, बिना कॉमा लगाए, मतलब ये स्पेस भी बचा रहा है, मेमोरी इफिशिएंट भी है ये। अब अगर आपको अपने कोड डेटा से पूछना है ना कि लिस्ट डाटा जो हमने क्रिएट करा है ये और एरे डाटा क्या है, तो आप पूछ भी सकते हो अपने कोड डेटा से। कैसे पूछोगे, देखो सिंपल, हमने प्रिंट में जो लिखा है ना लिस्ट डाटा, इसके आगे आप एक पेरेंथेसिस लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो टाइप। अब हम हमारे कोड डेटा से पूछ रहे हैं कि इस पेरेंथेसिस के अंदर हमने जो भी लिखा है ना इसका टाइप बता दो, ये है क्या। सिमिलरली यहाँ पर आपको करना है, टाइप लिख दो, पेरेंथेसिस लगा दो। यहाँ पर हम हमारे कोड डेटा से पूछ रहे हैं कि इसका टाइप बता दो जो भी हमने पेरेंथेसिस के अंदर लिखा है। अब देखना क्या लिखा हुआ आएगा। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। पहला क्या है, लिस्ट, इसलिए क्लास लिस्ट बता रहा है। उसके बाद क्या है, numpy एरे है, तो देखो nd एरे लिखा हुआ आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब देखो जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि यहाँ पर ना मिक्स टाइप ऑफ डाटा हैंडल नहीं कर सकता है, वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर मैं डाटा स्टोर कर लेती हूँ, स्ट्रिंग टाइप का भी। देखो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी हमने स्टोर कर लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो देखो क्या ये प्रिंट होगा, लिस्ट डाटा। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये प्रिंट होगा लिस्ट। हाँ बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, कुछ भी एरर नहीं बता रहा है। देखो इंटीजर टाइप का भी मैंने इसमें स्टोर करा है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी स्टोर करा है, और लिस्ट सिंपल सही तरीके से इसको प्रिंट करके बता रहा है। अब numpy एरे में यही चीज हम करके देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। हमने एक numpy का एरे तो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसके आगे हमको लिखना होगा numpy एरे क्रिएट करने से पहले np डॉट एरे, ठीक है, और पेरेंथेसिस के अंदर। तो हमने हमारा numpy एरे तो क्रिएट कर लिया। अब देखो हम इसको रन करके देखते हैं और फिर आपको रीजन बताती हूँ मैं। देखो ये ऐसा आंसर क्यों बता रहा है, अगर ये बताए भी तो लिस्ट है तो कॉमा बताना चाहिए, तो डॉट बता रहा है। और हमने जब रन करके देखा था तो numpy एरे तो बिना कॉमा के आंसर बताता है, ये ऐसा क्यों बता रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने रीजन भी दिखा है, numpy ऑलवेज कन्वर्ट द इंटायर एरे टू अ सिंगल डाटा टाइप। जी हाँ, फॉर इफिशियंसी सिंगल डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने भले ये जो यहाँ पर डॉट लगाया ना, इसने इसको सिंगल डाटा टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया। अगर आप ऐसा आंसर नहीं चाहते हो, ठीक है, तो क्या करो, अगर आपको फ्लोट स्टोर करना है तो वैसे तो मैं यही बोलूंगी सेम टाइप का डाटा स्टोर करना numpy के एरे में। फिर भी अगर आपने इसको फ्लोट में स्टोर कर दिया है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको बोल दो कि आप एक काम करो, भले ही वहां पे फ्लोट स्टोर है, ठीक है, भले ही यहाँ पर फ्लोट स्टोर है, पर डाटा का जो टाइप है ना, सभी का जितना भी डाटा है वहां पर है, उसका टाइप आप इंट में कन्वर्ट कर दो। हाँ, भले ही हमने यहाँ पे फ्लोट स्टोर करा है, फिर भी जितना भी डाटा यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है ना हमारे numpy एरे में, उन सभी को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो।
अब देखो मैं रन करके बताती हूँ, अब बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो नहीं समझ आया, फिर से बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पर क्या करा था, दो टाइप का डाटा लिया था, पहला फ्लोट, दूसरा नॉर्मल इंट, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू भी ले ली थी और नॉर्मल भी ले ली थी। अगर आप ऐसे इसको प्रिंट कराते हो तो ये क्या करेगा, पूरे इंटायर एरे को सिंगल डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, और वो डॉट 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 करके बता रहा था। ठीक है, अगर आप ऐसी गड़बड़ नहीं चाहते हो, या तो आप एक काम करो, अपने नंपा एरे में हमेशा सेम टाइप का ही डाटा दो। अगर कभी बाई चांस फ्लोट टाइप का डाटा दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के बोल दो अपने कोड एडिटर को कि आप ना हमारा जो नंपाई एरे है उसका टाइप, उसके डाटा का टाइप इंटीजर कर दो। भले ही वहाँ फ्लोट है, आप जितना भी डाटा है उन सभी का टाइप इंटीजर कर दो और फिर प्रिंट करके बताओ। अभी एरर नहीं बता रहा है, मतलब वो जो पॉइंट जीरो लिखा है ना, डेसिमल पॉइंट जीरो लिखा है, ये इसको इग्नोर कर देगा और नॉर्मल वाला प्रिंट करा देगा इंटीजर टाइप में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि उसमें प्लस पॉइंट है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखिए हमने बेसिक्स तो पढ़ लिया कि नंपा एरे का क्या होता है, करेक्ट। अब एक बार ना मैं आपको एरेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि नॉर्मली एरे कैसे क्रिएट होते हैं, क्यों होते हैं, उसका टाइप क्या है, ताकि हम जब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना नंपा एरे पे तब आपको आसानी रहेगी। देखो कैसे हम नॉर्मल एरे क्यों क्रिएट करते हैं, पहले मुझे बताओ। इसीलिए क्रिएट करते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा डाटा है, करेक्ट, तो अब अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया था अलग अलग स्टेट का, तो क्या होगा, पहले तो स्टेट 1 में जितनी पॉपुलेशन है उसको स्टोर करो आप। ठीक है, उसके बाद स्टेट 2 की जो पॉपुलेशन है उसको स्टोर करो आप, करेक्ट। उसके बाद स्टेट 3 की जो पॉपुलेशन है उसको स्टोर करो आप, अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करके, करेक्ट। ऐसे करके आपको करना पड़ता। अब अगर हमने एरे को यूज कर लिया, मैं अभी नॉर्मल एरे की बात कर रही हूँ, मैं नंपा एरे की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एरे की बात कर रही हूँ। अगर हमने नॉर्मल एरे को यूज कर लिया तो क्या करेंगे कि एरे बना लो, ARR मैं नाम दे रही हूँ, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में आप ये सभी डाटा स्टोर कर लो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 5 और 5 7 7 8। कितना आसान हो गया है, ये 3 वेरिएबल हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंगल वेरिएबल बनाया हमने, एक सिंगल एरे बनाया हमने और उसी में सारा डाटा स्टोर कर लिया, हो गया हमारा काम। बस इसीलिए हम एरे को यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार अलग अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़े और एक से ज्यादा डाटा हम एक ही एरे में स्टोर कर पाए, करेक्ट, और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। तो चलो ये भी हमने देख लिया कि नॉर्मल एरे क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम ना नंपाई एरेस के टाइप्स देख लेते हैं, मतलब एरेस के टाइप देख लेंगे नंपाई एरे को यूज करके। ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ये क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, डोंट वरी। देखो नंपाई एरे का टाइप्स क्या क्या होते हैं, 1D 2D और 3D। अभी क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1D देखेंगे। अब 1D के नाम से हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ 1 लाइन का रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, बस 1 लाइन का एरे रहेगा वो हमारा। कैसे, हमने अभी तक के जो सीखा कि नंपाई एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जहां पे हमारा नंपाई एरे स्टोर हो सके, उसके बाद np डॉट लगाओ, उसके बाद एरे लिख दो, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपना एरे क्रिएट कर लो नंपाई एरे का। ठीक है, देखो हमने एरे क्रिएट कर लिया है। हमने यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो वो एक लिस्ट हो गई। यही मैंने अभी अब तक आपको समझाया है और लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में भी समझाया था। लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होती है कॉमा लगाकर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लगाया, इसलिए हमने फ्रॉम लिस्ट लिखा है। अब ऊपर ये इंपोर्ट नंपाई एज एनपी लिखना मत भूलना, वरना ये काम नहीं करेगा। अब देखो हमने 1D एरे तो क्रिएट कर लिया, एक ही लाइन का बस एरे, इसको 1D बोलते हैं। इसको प्रिंट करा लो, सिंपल। कैसे प्रिंट कराते हैं, जहां पर भी हमारा 1D एरे स्टोर हुआ है उसका नाम लिख दो तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये भी हम देख लेते हैं। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार देख लें। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ वो है शेप्स। अब शेप का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखो शेप का मतलब होता है रोज, कॉलम्स और ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स में थोड़ी सी देर से बताऊंगी आपको, रोज और कॉलम्स फिलहाल बताती हूँ क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ, एक एरे क्रिएट कर रही हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने एरे क्रिएट कर लिया। अब मुझे बताओ इसमें से रो क्या है और कॉलम क्या है। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वैल्यू, तो मतलब 1 2 3 4 ये जो पूरी है ना ये एक सिंगल रो है। ठीक है, यही अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉलम क्या होता है, कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल वैल्यूज, जितनी भी वर्टिकल है। तो वर्टिकल में कितने कॉलम्स यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, पर रो सिर्फ एक ही है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी शेप की बात करूं तो यहाँ पर क्या बहुत सारी आ रही है क्या रोज, कुछ स्क्वायर स्क्वायर कुछ बन रहा है क्या, नहीं नहीं बन रहा, सिर्फ एक सिंगल लाइन है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी यहाँ पर कॉलम्स रहेगी ना उसको बता देगा कितने कॉलम्स है यहाँ पर। रो तो एक ही है ना, इसलिए रो बताने की जरूरत है ही नहीं। अगर रो भी 2 2 3 होती तो रोज भी बताता है। यहाँ पर कितने हैं कॉलम्स, 4 है तो 4 बता देगा। ये शेप का मतलब सिंपल बस ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसको शेप प्रिंट करके बताती हूँ आपको। प्रिंट
अपने एरे का नाम डॉट, सिर्फ आप शेप लिख दो, ये प्रिंट करके बता देगा। देखो रन करते हैं हम। इसने शेप क्या बताया? 6। बिल्कुल सही बताया। क्यों? 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 2 4 और 5 ही रहने दूं, अब हम रन करके देखते हैं। देखो 4 बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। इसने रो क्यों नहीं बताया, सिर्फ कॉलम बता रहा है। कॉमा इसीलिए लगा रहा है कि बाद में उसने रो बताया नहीं, सिर्फ कॉलम बताया। इसीलिए क्योंकि रो तो सिर्फ एक ही है ना, बताने की क्या जरूरत है। जो डिफरेंस है वो कॉलम में है, इसलिए वो कॉलम बता रहा है 4, मतलब इसका शेप 4 है। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी ये चीज भी। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 2D एरे। अब 2D एरे का मतलब क्या होगा? देखो पहले 1D एरे में क्या था, एक ही रो थी। 2D एरे में क्या होगा? एक से ज्यादा रो रहेगी। कॉलम तो उसमें भी ज्यादा था, इसमें भी ज्यादा ही रहेंगे, बट रो भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसको क्रिएट कैसे करना है? तो numpy एरे का आप कुछ भी नाम दे दो। मैं एरे 2D दे रही हूँ इसका नाम। ठीक है, जहां पर ये स्टोर होगा। np डॉट एरे, जैसे ऑब्वियसली हम अभी तक के बना रहे हैं, पेरेंथेसिस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट अभी फिलहाल मैंने लगाया है, सिर्फ एक। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट एक पूरे एरे को डिफाइन कर रहा है कि एक पूरा एरे है, 2D पूरा एरे। अब इसके अंदर हमें रोज भी देनी होगी, फर्स्ट रो, उसके बाद सेकेंड रो भी देनी होगी, तो वो हमें अलग से लिखना होगा। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, 1 2 3, ये हो गई हमारी पहली रो। एक स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये हो गई हमारी पहली रो। अब उसके बाद कॉमा लगाओ, अब होगी हमारी सेकेंड रो। देखो स्क्वायर, फिर 4 5 6, ये हो गई हमारी सेकेंड रो। नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर लिखकर एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या है ये। देखो 2D का मतलब क्या होता है, एक पूरा एरे है, ये एक पूरा एरे है। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। इसके अंदर एक रो है जो कि है 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी सेकेंड रो भी है, 4 5 6। बस यही मैंने वहां पर लिखा है। ये एक पूरा बड़ा सा एरे है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है एक पूरा एरे है, 2D एरे। उसके अंदर एक रो है, उसके बाद फिर सेकेंड रो है, बस इसीलिए मैंने 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहे, जैसे नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। एरे 2D नाम दे दें, उसके बाद रन कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जो मैंने वहां पर आपको बना के बताया था। 1 2 3 फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप क्या होगा, मुझे बताओ जरा। डॉट शेप मैं इसी में लिख रही हूँ। ठीक है, इसका शेप क्या होगा? इसका शेप हम एक बार रन करके देखते हैं। देखो 2 और 3 ये बता रहा है। 2 क्यों बता रहा है? सबसे पहले रो, उसके बाद कॉलम। सिंटेक्स में आपको बता देती हूँ, सबसे पहले रो, उसके बाद कॉलम। वहां पर रो में चेंजेस नहीं था 1D में, इसीलिए उसने सिर्फ कॉलम की वैल्यू दी थी। यहाँ पर है, इसीलिए बता रहा है। मैं आपको सिंटेक्स देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। सबसे पहले ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स में आपको बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद रोज लिखाएगा, उसके बाद कॉलम्स लिखाएगा। यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं है, इसलिए इसने ब्लॉक्स नहीं दिए हैं। सबसे पहले जो भी वैल्यू लिखाती वो होती रो की। तो यहाँ पर रो कितनी है? 2 है, तो उसने 2 लिख दिया। कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 3 लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर दूं, एक और रो हमने क्रिएट कर दी। अब कॉलम भी 3 हो गए, रो भी 3 हो गई। देखो कॉलम भी 3 हो गए हैं और रो भी 3 हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ एरे है वो है 3D एरे। अब 3D एरे का मतलब क्या होता है? इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ ना, यहाँ पे भले लिखा है कि क्यूब को बोलते हैं 3D एरे, ये वो, इतना सब समझने की जरूरत नहीं। इजीएस्ट वे में बता रही हूँ। एक से ज्यादा अगर 2D एरे है वहां पर तो मतलब वो 3D एरे है। नहीं समझ आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक से ज्यादा अगर 2D एरे है वहां पर तो उसका मतलब है वो 3D एरे है। अगर सिर्फ एक 2D एरे है तो मतलब वो 2D एरे है। आई होप समझ आ गई होगी ये चीज। अब देखो इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरे लिखो, उसके बाद यहाँ पर लिख दो 3D। 3D में नाम दे रही हूँ बस इसलिए। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं? np डॉट एरे लिखो, ओके। इसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करो। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं कि पूरा एरे इसके अंदर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ कि एक 2D एरे यहाँ पर क्रिएट हो सके, वो मैं आपको क्रिएट करके बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो एक 2D एरे क्रिएट करके बता रही हूँ यहाँ पर। इसके अंदर एक 2D एरे क्रिएट होगा 1 2, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। ठीक है, अब होगी हमारी सेकेंड रो। एक 2D एरे हमारा क्रिएट हो गया, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाओ, एंटर। एक 2D एरे हमारा क्रिएट हो गया, देखो बता भी दूं। ठीक है, अब एक और 2D एरे हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। फिर से ब्रैकेट लगाओ, 3 5, ये एक रो क्रिएट हो गई सेकेंड 2D एरे की। उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट 6 8। ठीक है, ये हमारा एक और 2D एरे क्रिएट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या है ये। देखो 3D एरे कैसे होता है, एक बड़ा सा ब्रैकेट होगा, करेक्ट।
अब इसके अंदर एक छोटा 2D एरे होगा, उसके बाद फिर से एक और 2D एरे होगा। ठीक है, अब अगर ये वाला फर्स्ट हमारा 2D एरे है, ये वाला फर्स्ट हमारा 2D एरे है, इसमें कैसी वैल्यू होगी 1 2, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। सेकेंड रो फर्स्ट 2D एरे की 3 4, ये हो गई हमारा फर्स्ट 2D एरे कंप्लीट। सेकेंड 2D एरे कैसे होगा, फर्स्ट रो बना लो 3 8 ऑफ सेकेंड 2D एरे। ठीक है, अब सेकेंड 2D एरे का सेकेंड रो बन रही है 9 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसलिए इतने सारे ब्रैकेट्स लगे वहां पर, कंफ्यूज मत होना। अब चलिए, अब इसको हम ना रन करके देखते हैं, पर रन करने के लिए प्रिंट तो कराना होगा ना ऑब्वियसली। एक बार प्रिंट करा लेते हैं 3D। ठीक है, अब हम रन करते हैं, उसके बाद इसका शेप भी आपको बताऊंगी क्या होता है। देखो अच्छा है, यहाँ पर ये एरर आ गया, आपको भी समझने में आसानी रहेगी क्यों ये एरर आया। देखो ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये वाला जो ब्लू वाला पूरा है ये हो गया हमारा फर्स्ट 2D एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड 2D एरे। अच्छा, सेकेंड 2D एरे को तो हमने स्टोर करा ही नहीं एक ब्रैकेट में, जब भी ये एरर बता रहा था। जी हाँ, अब हम रन करके देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 2D एरे क्रिएट हो रहा है। अब इसका ना एक बार शेप भी देख लेते हैं हम, डॉट करके यही शेप लगा देती हूँ मैं। अब हम रन करते हैं इसको, देखो 2 2 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, अब देखो ब्लॉक्स का मतलब ये है कि कितने यहाँ पर 2D एरे क्रिएट हुए हैं। जी हाँ, कितने क्रिएट हुए हैं यहाँ पर 2D एरे 2, इसलिए पहला ब्लॉक बता रहा है। देखो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स भी लिखा है, सबसे पहले ब्लॉक प्रिंट होगा, फिर रो, फिर कॉलम। उसके बाद रोज कितनी है 2 2 ही रोज है, तो इसलिए 2, और कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 2 है, इसीलिए 2। अब अगर मैं यहाँ पर एक और 2D एरे क्रिएट कर दूं, देखो कॉमा लगा के एक और 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए 3 बता रहा है, ब्लॉक कितने हो गए 3, क्योंकि 3 2D एरेज हो गए। रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं वो भी 2 है, इसलिए ये आंसर बता रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है 1D 2D और 3D एरेज। तो चलिए अब हम हमारे नंपाई के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्रिएटिंग एरेज। अब देखिए क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम पाइथन लिस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिल्ट इन फंक्शंस में यूज होगा, जब हम नंपाई में सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम एरे क्रिएट करके देखते हैं पाइथन की लिस्ट को यूज करके। अब ऊपर इंपोर्ट नंपाई एज एनपी लिखना मत भूलना, अदरवाइज ये एरर बताएगा, इट्स कंपलसरी। ठीक है, अब मुझे नॉर्मली बताइए कि पाइथन की लिस्ट क्रिएट कैसे होती है। पाइथन की लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया, प्रोजेक्ट भी बनाया हमने उसमें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसे क्रिएट करते हैं हम लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक से ज्यादा डाटा दे देते हो, वो भी कॉमा लगाकर, ये हो जाती है हमारी लिस्ट। ठीक है, पाइथन की। अब अगर मैं बोलूं इसी को यूज करके आपको एरे क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे नंपाई में एरे क्रिएट, जो हम नॉर्मली एरे क्रिएट करते हैं उसी को बोलते हैं। देखो कैसे, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कॉमा लगाकर एक से ज्यादा डाटा दे देती हूँ, तो ये क्या हो गई हमारी पाइथन की लिस्ट हो गई। बट यहाँ पर np डॉट एरे है, तो ये क्या है नंपाई का एरे हो गया। तो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो ना कि आपको क्रिएट करना है एरे पाइथन की लिस्ट को यूज करके, समझ जाना नंपाई का एरे की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। ये तो अभी हमने 1D एरे क्रिएट कर लिया, एक बार प्रिंट भी करके बता देती हूँ, वैसे समझ चुके हैं बट फिर भी प्रिंट कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चीज बताती हूँ। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो आपको क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम पाइथन लिस्ट ऑफ लिस्ट, जी हाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट के नाम से आप समझिए एक से ज्यादा लिस्ट मौजूद होगी वहां पर। जी हाँ, अगर मैं बोलूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, करेक्ट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट है 2 3, करेक्ट। अब इसके साथ एक और लिस्ट हो जाए यहाँ पर, देखो अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये हमारा 2D एरे हो गया नंपाई का। देखो ऐसे तो बनाते हैं हम 2D एरे, एक लिस्ट होती है उसके अंदर एक और लिस्ट होती है, और फिर इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रख देते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई 2D एरे हो गया। ये हम यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लेते हैं, भले एक पैरेंथेसिस है उसके अंदर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि एक ये पूरी लिस्ट है, उसके अंदर और छोटी छोटी लिस्ट है। या फिर आप एक बात बोल दीजिए कि एक मैट्रिक्स हो गया ये, जहां पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंपाई का 2D एरे। कंफ्यूज मत होना अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ हो तो, इसीलिए बस मुझे आपको बताना था। अब एग्जाम्पल के साथ भी आप समझ सकते हैं कि 2D एरे क्या होता है। वही कि अगर एक क्लास है वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ रोज के फॉर्म में बैठे होंगे, कुछ कॉलम्स के फॉर्म में बैठे होंगे, इसको आप समझ लीजिए इस एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना इसमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी सारी चीजें, करेक्ट, ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप भूलो नहीं।
मेरा मोटिव यही है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से लो, थ्योरी कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर साइंस में पढ़ने से। करेक्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग नमपाई बिल्ट इन फंक्शंस। अब इसका काम क्या है, देखो बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब होता है कि नमपाई में ऑलरेडी कुछ फंक्शंस या फिर मेथड्स बने हुए हैं, उनका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सिर्फ उनका नाम लिखिए और उसको यूज कर लीजिए। अब ये हम यूज क्यों करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ताकि हमारा काम आसान हो सके। जो कोड ऑलरेडी मौजूद है उसका लॉजिक लिखने से क्या मतलब है, हमारा काम कितना आसान हो गया, उसका कोड लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखो और यूज कर दो। बस आपको इतनी सी चीज याद रखने की जरूरत है कि कौन सा वाला फंक्शन कहाँ पर यूज होगा, तो वो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। डोंट वरी, बस पूरा वीडियो देखना है वाला, स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि स्किप कर देते हो ना तो फिर बीच का थोड़ा बहुत लॉजिक चले जाता है, इसीलिए। आप देखिए सबसे पहला हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है जीरोज एरे। अब देखो जीरोज एरे का मतलब क्या हो गया, नाम से आप समझ लीजिए 0 0 होने वाला है यहाँ पर। जी हाँ, देखो अभी आपको बना के बताती हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, जो कि मैं जीरोज एरे वाला नाम का वेरिएबल बना रही हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे हम नॉर्मली एरे क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही आपको लिखना है np डॉट। अब यहाँ पर आपको एरे नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है जीरोज। देखो रिकमेंड भी कर रहा है जीरोज, ठीक है। अब जीरोज हमने लिख दिया, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाओ, इसके बाद फिर से पेरेंथेसिस लगाओ। अभी आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप एरे को क्रिएट कर रहे हो। एरे को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको सिंटेक्स क्या बताया था, देखो सिंटेक्स ये होता है, पहले रो बताओ फिर कॉलम बताओ। करेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको पेरेंथेसिस के अंदर पहले रो बताना है, उसके बाद कॉलम बताना है, ठीक है। तो अब मैं 2 by 3 का बनाना चाहती हूँ, मतलब 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे आपने ये तो बता दिया कि 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे, बट डाटा क्या होगा ये तो आपने बताया नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है ना जीरोज, जीरोज का मतलब है कि सिर्फ 0 0 होगा पूरे मैट्रिक्स में, पूरे एरे में, ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स के साथ। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, आपको अच्छे समझ आ जाएगा किसकी बात कर रही हूँ मैं। देखो बिल्कुल सही आंसर बताया मैंने, क्या बोला था आपको, जीरोस मतलब पूरे मैट्रिक्स में, पूरे एरे में 0 0 होगा, तो 0 0 है। हमने साइज क्या दिया था इसका, या तो साइज बोल लीजिए, शेप बोल लीजिए, क्या दिया था हमने साइज 2 by 3 का, मतलब 2 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो वही है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। अब देखो मैं एक और चीज बता दूं, अब आप सोचोगे कि यूज कहाँ पर होगा, सिर्फ 0 0 ही तो है यहाँ पर। AIML हो या फिर डाटा साइंस हो, कहीं पर भी आपको कोड इस तरीके का लिखना है जहां पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल जब भी आप पाइथन का कोड लिखते हो, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देते हो ना, सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करा इक्वल टू 0 लिखते हो ना आप हमेशा। वैसे ही अगर आपको इस टाइप का कुछ कोड लिखना है जहां पर आपको मैट्रिक्स बनानी है, मतलब एक एरे क्रिएट करना है, 2D हो गया, किसी भी तरीके का एरे हो गया, पर अगर आपको एरे क्रिएट करना है और वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू देनी, ताकि यूजर बाद में जाके उसको अपडेट कर सके या चेंज कर सके, ठीक है, तब आप ये वाला यूज कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं इसको। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है बिल्ट इन फंक्शन, जो कि है वंस एरेज। अब इसका काम क्या होगा, नाम से हमें समझ आ रहा है 1 1 होगा, जैसे वहां पे 0 0 था, सेम। अब देखिए अगर आप वहां पर 0 0 नहीं चाहते हो, डिफॉल्ट वैल्यू 1 1 चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं यूज। कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। एक बार एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा वंस np डॉट। अब यहाँ पर ना आपको लिखना होगा वंस, उसके बाद यहाँ पर आपको साइज या शेप कुछ भी बोल लीजिए, वो आपको देना पड़ेगा। रोज और कॉलम्स कितने आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि 4 रोज हो और 3 कॉलम्स हो। करेक्ट। अब हम इसको रन करते हैं, बस उसके पहले एक बार प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। और नॉर्मली आप लिख दीजिए जो भी है वंस एरेज, नाम हमारे नमपाई एरे का। देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, मैंने क्या बोला था, 4 रोज होनी चाहिए, तो बिल्कुल 4 रोज है, और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, तो 3 कॉलम्स ही है, और 1 1 होना चाहिए वहां पे, क्योंकि हम वंस वाले फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबकी जगह पर 1 1 है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा बिल्ट इन फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। या तो आप इसको कांस्टेंट नाम दे दीजिए या फिर फुल नाम दे दीजिए, एज योर विश, दोनों नाम सही है। यहाँ पर मैं फुल लिख भी देती हूँ, क्योंकि कई जगह पर फुल लिखा हुआ था, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि अच्छा फुल कोई नई चीज ही हमने सीख ली है, नहीं, फुल ही है इसका नाम। कांस्टेंट बोल लो फुल बोल लो, एक ही बात है। ये यूज क्यों करना और कहाँ पर करना है, देखो अभी तक के क्या कर रहे थे हम, डिफॉल्ट वैल्यू पुट कर रहे थे, या तो पूरे एरे में 0 0 हो जाए या पूरे एरे में 1 1 हो जाए, तो आप यूज कर सकते हो बिल्ट इन। अब अगर आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहते हो, जैसे कि पूरे एरे में 7 7 7 ही होना चाहिए, या 10 10 10 ही होना चाहिए, 1000 1000 1000 ही होना चाहिए, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही होना चाहिए, उस वाले केस में आप फुल वाले फंक्शन को यूज करो। कैसे वो देख लेते हैं हम। देखो एक कांस्टेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, चलिए एरे भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद np डॉट फुल लगाना है यहाँ पर नाम, जी हाँ ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो एक पेरेंथेसिस के अंदर आप पहले साइज या शेप बताओ आपके एरे का, आप क्या साइज या शेप चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि 3 by 3 का, मतलब 3 रो हो और 3 ही कॉलम हो, ये तो हमने बता दिया। अब देखो फुल में हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो बता ही नहीं रहे, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम बता रहे थे कि पूरे एरे में 1 1 1 पुट करो, यहाँ पर हम बोल रहे थे जीरोज वाले बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके 0 0 पुट करो। अब फुल तो कुछ बता ही नहीं रहा कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू हम बताएंगे कैसे करना है।
यहाँ पर कॉमा लगाओ, एक पैरेंथेसिस के अंदर पहले तो आप उसका शेप या साइज दे दो, उसके बाद कॉमा लगा के आप वो वैल्यू दे दो जो आप अपने मैट्रिक्स को जिस वैल्यू से भरना चाहते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि 10-10 हो जाए सब जगह, या फिर 15-15 हो जाए सब जगह, या 1-1-1-5 हो जाए सब जगह, ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको प्रिंट करा दो। अब हम नाम लिख देते हैं कांस्टेंट एरे। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1115 आ रहा है। यही अगर मैंने यहाँ पर 85 कर दिया तो 85 आएगा यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मैं फिर से बता दूं, अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फुल का काम ये होता है, अभी तक के हम वंस और जीरोस में बिल्ड इन होता था, जीरो के लिए अलग था, वन के लिए अलग बिल्ड इन फंक्शन था। फुल का कोई बता नहीं रहा है कि अच्छा यही पर्टिकुलर वैल्यू आपको अपने एरे में या मैट्रिक्स में पुट करनी है, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है। हमें अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू पुट करनी है अगर हमारे एरे में, तो फिर आप फुल यूज करो। अब देखिए जो नेक्स्ट बिल्ड इन फंक्शन है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका काम ये होगा, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। एक टीचर एंटर होती है क्लास में और बोलती है कि क्लास में जितनी भी चेयर्स है, मतलब सारे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में है चेयर्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ डायगोनली बैठना है। डायगोनली का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको डायगोनली बना देती हूँ आपको ड्रॉ करके। अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और सिर्फ डायगोनली ही वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। अब इसका साइज मैं 4x4 का दे देती हूँ, ठीक है, मतलब 4 ही रोज होगी और 4 ही कॉलम्स होंगे यहाँ पर। तो देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया और फोर्थ कॉलम। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमारे पास 4 रोज हो गई और 4 कॉलम हो गए। अभी करंटली खाली है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ डायगोनली ही स्टूडेंट्स बैठने चाहिए क्लास में, बाकी जगह पर नहीं बैठने चाहिए, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि हमारे मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनली ही डाटा प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी जगह खाली होनी चाहिए या जीरो होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो कैसे होगा। मैं अगर बोलूँ एरे को भर दो आप 1 से, बट सिर्फ डायगोनली, कैसे भरोगे। डायगोनली जगह कौन कौन सी होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये और ये हो गई हमारी डायगोनली वैल्यू। डायगोनली का मतलब क्या होता है, यही तो होता है इस टाइप से। साइज भले कुछ भी हो सकता है, भले अगर आप 2x2 का भी बनाओगे तो भी डायगोनली का मतलब तो यही होगा। ये हो गई 2 रोज और 2 कॉलम्स। डायगोनली का मतलब क्या होगा, ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स बन जाए, इस टाइप का एरे बन जाए। अब देखो ये जो हमने समझा, एक बार हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते कि कैसे क्रिएट होगा हमारा नंपाई एरे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करके। अब देखिए होगा क्या। अब आइडेंटिटी के नाम से ही मत सोचना कि डॉट आइडेंटिटी लगेगा, नहीं, यहाँ पर डॉट आइडेंटिटी नहीं लगेगा, इसका बस नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जो में मैट्रिक्स क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ पर एरे हमको क्रिएट करना है, वेरिएबल तो हमने क्रिएट कर लिया, एनपी डॉट। अब देखो यहाँ पर आई लगेगा, जी हाँ, आई का काम है डायगोनली वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए। अब देखो पेरेंथेसिस के अंदर ना आपको साइज या शेप देना है आपके एरे का, ठीक है, तो साइज और शेप क्या दोगे आप अपने एरे का। मैं 3 का दे रही हूँ, तो मतलब 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैंने 3 दिया ना उसको शेप, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर सिर्फ 3 दिया शेप और साइज में, आपने रोज और कॉलम तो डिफाइन करा ही नहीं। जी हाँ, मैं एक और बात आपको बताती हूँ। अगर डॉट आई आप यूज करते हो और पेरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक ही साइज देते हो या शेप देते हो, हमारा कोऑर्डिनेटर समझेगा कि 3 ही उसका रो भी है और 3 ही उसका कॉलम भी है, मतलब स्क्वायर टाइप ऑफ मैट्रिक्स या स्क्वायर टाइप ऑफ एरे को क्रिएट करेगा, 2D एरे को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रोज और कॉलम्स अलग अलग देना चाहूँ तो वो भी दे सकते हैं हम। मैं यहाँ पर 6 देना चाहूँ तो 6 दे दिया हमने। फिर से रन करके देखते हैं, यही होगा, डायगोनली 1 प्रेजेंट होगा, बाकी जगह 0 होगा। तो देखो ये बिल्कुल सही आंसर प्रिंट करा रहा है। अब देखो हमने साइज इस टाइप का दिया नहीं था स्क्वायर, जो परफेक्टली एक डायगोनल क्रिएट कर पाए। उसका डायगोनल ऐसे ही क्रिएट हो सकता है, इसलिए उसने ऐसे क्रिएट करा है, गलत नहीं है। बट जो एक सही तरीका है ना कोड लिखने का या शेप देने का डॉट आई को यूज करके, वो यही है कि आप सिर्फ एक ही नंबर दो, वही रो होगा, वही कॉलम होगा, ताकि एक स्क्वायर टाइप ऑफ मैट्रिक्स या 2D एरे क्रिएट हो सके। रेक्टेंगल में क्रिएट होगा तो कोई ना कोई वो वैल्यू छोड़ देगा डायगोनल वाली, इसीलिए बस। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग फंक्शन है जो कि है रेंज एरे। अब इसका काम क्या होगा, देखो हमने लूप्स वाले ट्यूटोरियल में समझा था पाइथन में, जिसमें हम रेंज को यूज कर रहे थे लूप्स में। उसका काम क्या होता था, वहां पर हमें बताना पड़ता था कितना आइटरेट करेगा, कितनी बार आइटरेशन परफॉर्म करेगा, कितनी बार लूप चलेगा। वहां पर आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते थे इंडेक्स के लिए, एंडिंग पॉइंट भी दे सकते थे, और कितनी वैल्यू से आपको उसको स्किप कराना है, ओके, या जंप करवाना है, वो भी आप लिख सकते थे। अब अगर आपने पाइथन का कोर्स नहीं देखा तो मैं यही बोलूंगी पहले वो देख लो, क्योंकि उसी का एडवांस चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे, करेक्ट। तो पाइथन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। AIML में अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो वो देख लीजिए, वो हिंदी में आपको साथ में AIML के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। सिर्फ पाइथन सीखना है तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, उसमें सिर्फ पाइथन है, दोनों में प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे ताकि आपको वैरायटी मिल सके, एज योर विश, ठीक है। फिर भी कोई
टॉपिक का वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, ठीक है। अब देखिए रेंज एरे में हम क्या करेंगे, फिर से बता रही हूँ। नॉर्मली जैसे हम एक एरे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट कर लो, वेरिएबल दे दो, मैं रेंज एरे दे रही हूँ। उसके बाद np डॉट अरेंज लिखो। जी हाँ, यहाँ पर रेंज नहीं लिखाएगा, इसका नाम है अरेंज। देखो अरेंज की स्पेलिंग भी देख लो, ARR नहीं आएगा, ARANG होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे वहां पर देते थे ना लूप्स पाइथन में, वैसे यहाँ पर देना होगा। अब उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप लिख दो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और कितनी वैल्यू से आपको जंप करवाना है वो, या कितनी वैल्यू से आपको स्किप कराना है वो। अब देखो यहाँ पर ये 2D उडी के लिए काम नहीं करता है, 1D के लिए काम करता है, इसलिए आपको शेप देने की जरूरत नहीं, कितनी रोज होगी कितने कॉलम्स होंगे, डायरेक्टली बस आप डाटा लिखो कि आप अपने एरे में क्या डाटा चाहते हो, कहाँ से डाटा की स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ 0 से स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, कहाँ से उसकी एंडिंग पॉइंट होनी चाहिए और कितनी वैल्यू से आपको जंप करवाना है डाटा को। मैं चाहती हूँ 2 वैल्यू से वो जंप करा सके, मतलब अगर पहले वो 0 प्रिंट करा रहा है तो फिर 1 को स्किप कर दे, फिर 2 प्रिंट कराए, फिर 3 को स्किप कर दे, फिर 4 प्रिंट कराए, फिर 5 को स्किप कर दे, फिर 6 प्रिंट कराए, बस इस टाइप से। अब देखिए रेंज एरे, अब हम इसको रेंज एरे, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मैं एक और बार बताती हूँ आपको, जो ये यहाँ पर लग रहा होगा ना कि इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट कराया, वो बताती हूँ, डोंट वरी। अब देखो मैंने बोला था आपको पहले ही कि ये 1D वाला प्रिंट कराएगा, तो 1D प्रिंट करा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितने रोज होंगे कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये हमने सीख लिया। उसके बाद मैंने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट, आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करानी है अपने एरे में, तो 0 दी थी वही वो प्रिंट कराना है। 2 से जंप कराना, मतलब 0 अगर आपने प्रिंट करा दिया तो 1 को स्किप कर दो, फिर 2 को प्रिंट कराओ, फिर 3 को स्किप कर दो, फिर 4 को प्रिंट कराओ, फिर 5 को स्किप कर दो, फिर 6 को प्रिंट कराओ, फिर 7 को स्किप कर दो, फिर 8 को प्रिंट कराओ, फिर 9 को स्किप कर दो, फिर 10 को प्रिंट कराओ। आप ये सोच रहे होंगे, करेक्ट, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर 10 प्रिंट नहीं होगा। क्यों, वो बताती हूँ आपको। हम पहले सारे पाइथन के ट्यूटोरियल्स में समझ चुके हैं, लिस्ट में समझा हमने, सेट्स में समझा, डिक्शनरी में समझा, टपल्स में समझा, स्ट्रिंग्स में समझा, स्लाइसिंग में समझा, हमने सब में सीख चुके हैं कि जो भी आप एंडिंग पॉइंट देते हो ना, वो वाला एंडिंग पॉइंट नहीं लेगा, उससे एक इंडेक्स नंबर या एक वैल्यू कम लेगा। अगर आप चाहते हो कि 10 तक के प्रिंट कराए, मतलब ये वाली वैल्यू 10 तक होनी चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पर 11 देना होगा, तो ये 10 तक प्रिंट कराएगा। देखो मैं आपको रन करके बताती हूँ, देखो बिल्कुल सही आंसर ये बता रहा है, ओके। अगर आप चाहते हो जैसे कि इसे 10 प्रिंट करा दिया, 11 स्किप होगा, 12, अगर मैं यहाँ पर 12 भी लिख दूँ ना, 12 को नहीं प्रिंट कराएगा, सिर्फ 10 तक के प्रिंट कराएगा, क्योंकि 11 तो प्रिंट हो नहीं सकता ना, हम वैल्यूज को स्किप करा रहे हैं इसलिए, वरना वो 11 भी प्रिंट करा देता। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। 11 वो प्रिंट करा देता है, बट 2 से स्किप करना है इसलिए 11 प्रिंट नहीं करा रहा है। तो अगर आप कोई सी भी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हो, तो उससे एक वैल्यू बढ़ा कर दो इसे, तो वो एक वैल्यू कम कर प्रिंट कराएगा यहाँ पे। आई होप समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग पॉइंट वही लेगा जो आप दे रहे हो, एंडिंग पॉइंट एक नंबर कम लेगा जो आप दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझाऊँ कि कहाँ पर इसको यूज करना है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ना इवन वाली वैल्यूज ही चाहिए या ऑड वाली वैल्यूज ही चाहिए, उसमें भी आप ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट का डाटा है, वहां पर हमें सिर्फ इवन रोल नंबर वाले ही स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए या ऑड नंबर वाले ही स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो आप वहां से स्टार्ट करा दो जहां से आप कराना चाहते हो, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है लाइन स्पेस एरे। अब इसका काम क्या होगा, ये देखो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। अगर आपको कहीं पर भी कहा जाए कि आपके पास एक डाटा है, ठीक है, उसको बराबर साइज में डिवाइड करना है, कैसे करोगे, ये आपको वहां पर बराबर एक बुलेट पॉइंट्स बनाने, कैसे करोगे डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिज्जा है, सर्कल शेप का है, उसको अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 पीस में बराबर ही डिवाइड कर दो, क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 10 पीस में डिवाइड करने को बोलूँ तो वो भी कर सकते हो डिवाइड, करेक्ट। यही अगर मैं आपको एरे के डाटा को डिवाइड करने को बोलूँ तो क्या बराबर में डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दूं 0 और एंडिंग पॉइंट दे दूं 1, अब इसके बीच में ही आपको 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब 5 पीसेस में इसको डिवाइड करना है। कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाओगे इसमें समझाती हूँ आपको, डोंट वरी, बहुत ईजी सा है, बस इतना सा ध्यान रखना, बराबर ही आपको डिवाइड करना है। तो अगर स्टार्ट इसकी वैल्यू 0 होगी और एंडिंग वैल्यू इसकी 1 होगी, क्योंकि ये तो हमने देख रखा है ना, ये तो स्टार्ट है और ये एंड है, तो ये तो हमें पता है। देखो 2 बुलेट पॉइंट्स तो हमें मिल गए, बाकी 5 ढूंढने हैं, 3 और ढूंढ लो, 2 तो हमें मिल ही चुके हैं। 5 पीस में हमें इसे डिवाइड करना है, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए 0 और 1, बाकी 20 का पॉइंट क्या होगा, 0 के बाद 0.25, करेक्ट। इसके बाद क्या होगा 0.5, देखो 4 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक और क्या होगा इसके बीच में 0.5 और 1 के बीच में, 0.25 को और ऐड कर दो 0.75, मिल गए हमें 5 बुलेट पॉइंट्स, मतलब 5 बराबर
वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया 0 से लेकर के 1 को, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ 0 से लेकर 10 तक आपको डिवाइड करना है, आप सिमिलरली वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं 10 बोलूँ कि 10 पीसेस में डिवाइड करना है, 10 बुलेट पॉइंट्स ढूंढ लो। यही अगर 5 बोलूँ तो 5 बुलेट पॉइंट्स ढूंढ लो। सिमिलरली आएंगे, एक लाइन्स नाम का मैं एक एरे दे रही हूँ, ठीक है। np डॉट लाइन स्पेस को आपको यूज करना है, ठीक है। लाइन स्पेस के नाम से समझ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ स्पेस लगा के उसको कुछ सेपरेट करना है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, बस इसलिए ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं। इतनी सारी चीजें कैसे याद रखोगे, कुछ तो आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा इसके बीच में ताकि आपको याद रह सके ये सारी चीजें, ठीक है। इसीलिए उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपका सिंटेक्स होगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट दो, कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, एंडिंग पॉइंट दो, कहाँ तक की डिवाइड करवाना है, और कितने पीसेस में डिवाइड करना है वो दो, कितने पीसेस में डिवाइड करना है। तो अगर मैं बोलूं कि स्टार्ट पॉइंट मैं करना चाहती हूँ 0 से, एंड करवाना चाहती हूँ 1 पर, और 5 पीसेस में इसको डिवाइड करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन कर देते हैं, मतलब उसके पहले प्रिंट तो करवा लें, उसके बाद रन करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 0, 0.25, 5, 0.75, 1, ठीक है। तो अब अगर मैं बोल दूं इसको 0 से लेकर के 1 तक के नहीं डिवाइड करना है, 0 से लेकर के 10 तक के डिवाइड करना है, और कितने पीसेस में डिवाइड करना है, 5 पीसेस में डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा। सिमिलरली जैसे वहां पर आ रहा था 0.25 आ रहा था, यहाँ पर 2.5 आएगा। देखो 0, 2.5, फिर 5, फिर 7.5, फिर 10, ठीक है। अब ये 0 करके क्यों बता रहा है बाद में भी, जो कि ये कोई डेसिमल वैल्यू है नहीं, ये मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था इस वाले लेक्चर में कि नंपाई को जब भी कोई भी डाटा को प्रिंट कराना होता है एज एरेज में, तो वो सेम टाइप का डाटा ही प्रिंट करा सकता है, ऐसे अलग अलग नहीं करा सकता, तो इसलिए उसने सबको कन्वर्ट कर दिया। बट आंसर बिल्कुल सही बता रहा है, तो वैसे ही बताएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ भी कि लाइन स्पेस एरेज क्या होते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे डिवाइड करता है बराबर पार्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको नंपाई का वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। हमने काफी सारा पार्ट पढ़ चुके हैं नंपाई का, थोड़ा सा और बचा है, साथ में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाए कि हमने अभी तक जो भी सीखा है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है रियल लाइफ में। ओके, सो प्रैक्टिस सेट भी दूंगी आपको और साथ में प्रोजेक्ट भी दूंगी। ये वाला लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो रहा था, तो मैंने सोचा बाकी का पार्ट में सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। डोंट वरी, बहुत जल्द आएगा सेकंड पार्ट। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वाले लेक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाएगा, चैनल को सपोर्ट दिखाएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा नए कोर्सेज लाने के लिए और वीडियोस लाने के लिए, करेक्ट। तो इसका जो टारगेट है 2K सब्सक्राइबर्स वो जल्दी से करा दीजिएगा, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना, और लाइक कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना ताकि वो भी AI ML ऑटोमेशन डाटा साइंस ये सब सीख पाए इसी चैनल पर और बहुत ईजी लैंग्वेज में। ओके, सो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट भी, डोंट वरी। कुछ ही टाइम में, कुछ आवर्स में, या फिर एक दिन मुझे दे देना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ इसीलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।